मैनेजमेंट का आज हम लोग डे नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या हो गया एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेनरी फ्योल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। एक बार प्रिंसिपल मन का नाम बताओ, क्या क्या प्रिंसिपल का नाम था। पहला डिवीज़न ऑफ वर्क, दूसरा प्रिंसिपल का नाम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा प्रिंसिपल का नाम डिसिप्लिन, देखना नहीं है कॉपी में, चौथा प्रिंसिपल का नाम यूनिटी ऑफ कमांड, फिर इसी से मिलता जुलता अगला क्या था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स्थ एक लंबा चौड़ा था, क्या था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद सेवेंथ सैलरी पे था, रेम्यूनरेशन टू पर्सनल, उसी को हम लोग रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय भी बोलते हैं। एट्थ क्या था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाइन्थ क्या था, स्केलर चेन। टेंथ दो था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और एक था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फिर उसके बाद ट्वेल्थ आए थे, ट्वेल्थ क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। फिर उसके बाद 13th प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मतलब वर्कर्स को आगे आकर बात रखने का मौका दो। और 14th लास्ट प्रिंसिपल क्या था, ई स्पिरिट डी कॉर, कॉर पढ़ते हैं उसको, ई स्पिरिट डी कॉर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ये था हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। क्या हेनरी फ्योल कोई टेक्निक दिया है? नहीं, हेनरी फ्योल कोई भी टेक्निक नहीं दिया है। और हेनरी फ्योल था क्या, माइनिंग इंजीनियर था, या सॉरी माइनिंग इंडस्ट्रियलिस्ट था, या ये मैकेनिकल इंजीनियर था? माइनिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये जो दूसरा वाला एफ.डब्ल्यू. टेलर है, जिसका फेडरिक विंस्लॉ टेलर नाम है, वो क्या था, क्या था वो, अभी बताया, मैकेनिकल इंजीनियर। तो वो याद रखना है पॉइंट। अच्छा, जो हेनरी फ्योल है उसको और किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब दूसरे पे आते हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर को किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स मन दिया है, साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भी कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, वो सब। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रिंसिपल दिया, ये कितना प्रिंसिपल दिया है, 4 प्रिंसिपल। क्या क्या नाम है पहला प्रिंसिपल का, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब हर चीज़ के पहले पीछे साइंटिफिक इंक्वायरी होना है, हवे में ऐसे तीर नहीं मारना है। दूसरा क्या था, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब सब मिल के काम करो, झगड़ा नहीं करो। तीसरा क्या था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बताओ ये दोनों में से किसके अंदर मेंटल रेवोल्यूशन का बात हुआ है, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। इन दोनों में से किसके अंदर म्यूचुअल हेल्प और कोऑर्डिनेशन का बात हुआ है, म्यूचुअल हेल्प के साथ काम करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये दोनों में से किसके अंदर जापान के कंपनीज़ का बात हुआ है कि वो अपने वर्कर्स, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। दोनों में से किसके अंदर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम का बात हुआ है कि बिना डरे वर्कर अपना बात बॉस को बताए, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है। फिर उसके बाद आए फोर्थ क्या प्रिंसिपल का नाम है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, जो फुल्ली फोकस किस पे था, वर्कर्स के ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग देते रहोगे तो उनका ग्रोथ होता रहेगा। फिर हम लोग आए थे 8 टेक्निक्स पे। सबसे पहला टेक्निक का क्या नाम था, फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप जो बोलता है, वो बोलता है कि जो वर्कर्स है उनके ऊपर टोटल 8 बॉस आएंगे, तो एग्जाम में वो पूरा फ्लो चार्ट बना के आना है। सबसे पहले फैक्ट्री लिखोगे, फैक्ट्री के अंदर 2 डिवीज़न है, कौन सा डिवीज़न, एक प्लानिंग डिवीज़न और दूसरा कौन सा डिवीज़न, प्रोडक्शन डिवीज़न। प्लानिंग डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। इसके अंदर डर्ट था, डी से डिसिप्लिनेरियन, आई से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर से रूट क्लर्क और टी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। प्रोडक्शन के अंदर 4 था, रिक्स बोलते थे, आर से रिपेयर बॉस, फिर आई से इंस्पेक्टर जो क्वालिटी कंट्रोल को इंस्पेक्ट करके चलता है, जी से गैंग बॉस, एस से स्पीड बॉस। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। और फिर इसके नीचे आएंगे अल्टीमेट जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो। तो ये डायग्राम एग्जाम में भी बना के आना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये बोलता है कि वर्कर के ऊपर टोटल 8 बॉस होना चाहिए। ये किसका एक्सेप्शन है, कौन से प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड। वहाँ पे जाके पॉइंट भी लिख लो, फंक्शनल फॉरमैनशिप में रेड कलर का पेन हो तो उससे लिख लो, दिस टेक्निक is an exception of फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर ही लिखना है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। मतलब जो हम लोग पढ़े थे कि एक वर्कर के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, यहाँ पे टोटल 8 बॉस है और दोनों ही अपने अपने जगह सही है। फ्योल का ये मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है,
और 10-15 मैक्स टू मैक्स 20-30 लोग हैं तो एक बॉस संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाता है तो एक बॉस के बस की बात नहीं होती। दिस टेक्निक इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए थे। पहला था फंक्शनल फॉर्मेनशिप। दूसरा टेक्निक का क्या नाम था? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सब कुछ सेम होना चाहिए। लेस का हर पैकेट में सेम क्वांटिटी होना चाहिए। KFC के हर आउटलेट पे सेम टेस्ट आना चाहिए, सेम प्रोडक्ट पे। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, इनके सेम टेस्ट सेम आउटलेट पे आना चाहिए। जबकि क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बोलता है कि जितने आप अपने सामान को सिंप्लीफाई कर सको उतना बेटर है। मैं एग्जांपल लिया था, पहले लंबा चौड़ा रिमोट आता था, आजकल छोटा सा रिमोट से काम चल जा रहा है। पहले टीवी मन ऐसे मोटे तगड़े आते थे, अभी पतला LCD LED ये सब में काम आ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये 2 पढ़ लिए। तीसरा क्या था? वर्क स्टडी को भी तोड़ते हैं तो टोटल 8 हो पाएगा। पहला क्या था उसके अंदर वर्क स्टडी में? फटीग स्टडी। फटीग का क्या मतलब होता है? थक जाना, टायर्डनेस। तो हम लोग ये चेक करते थे कि वर्कर कितना ब्रेक ले रहा है, फ्रीक्वेंसी। फिर ये चेक करते थे कि कितना ड्यूरेशन का ब्रेक ले रहा है, और फिर तीसरा चेक करते थे कितना ब्रेक रिक्वायर्ड है एक्चुअल में। तो उसको हम लोग फटीग स्टडी से पढ़ लेते थे, मतलब फटीग स्टडी से एनालिसिस करते थे। चौथा क्या था? मोशन स्टडी। मोशन स्टडी को और क्या बोलते हैं? याद करो, मोशन स्टडी का दूसरा नाम मूवमेंट स्टडी। इसमें वर्कर के हम मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं कि वर्कर कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, ये सब। इसके अंदर वही 3 स्टेप था ना, इसी के अंदर 3 स्टेप था ना, 3। पहला स्टेप क्या था? एनालाइज करना है कि वो वर्कर, जो भी बॉस है वो मंडे को पूरा देखेगा कि वर्कर कितना काम कर रहा है। ट्यूसडे को वो आकर बताएगा कि कितने टाइम टू अनप्रोडक्टिव था और कितने टाइम टू प्रोडक्टिव था। थर्ड स्टेप में किसको एलिमिनेट करेंगे? अनप्रोडक्टिव को या प्रोडक्टिव को? अनप्रोडक्टिव को। तो एलिमिनेट कर देंगे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। ये भी कंप्लीट हो गया। फिर 5वां वाला क्या था? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बोलता है कि एक काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक ही बेस्ट तरीका होगा, और जो बेस्ट तरीका होगा अगर उसको अपनाओगे तो हमारा कॉस्ट भी बचेगा, एट द सेम टाइम हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये हो गया 5वां। 6th क्या था? टाइम स्टडी। टाइम बोलता है कि हर काम को करने का एक निर्धारित समय होना चाहिए और उसी समय के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम टाइम बाउंड रोके काम नहीं करेंगे तो काम बहुत डिले होता जाएगा, अननेसेसरी आगे खिंचता जाएगा। फिर उसके बाद 7th क्या था? हाँ, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके अंदर हम लोग देखे थे कि नॉर्मली पेमेंट करने का दो तरीका होता है, एक टाइम बेस्ड सिस्टम और एक पीस बेस्ड सिस्टम। टाइम बेस में आर्ली बेसिस पे पेमेंट होता है, जबकि पीस बेस्ड सिस्टम में जितना सामान प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर होगा। अगर टाइम के अनुसार पैसा दे रहे हैं तो वर्कर क्या इसका नुकसान कर सकता है? वर्कर क्या करेगा? टाइम पास करेगा, ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेगा। वो बोलेगा मैं जितने घंटे रुकूंगा मेरे को उतना पैसा मिलेगा, तो अननेसेसरी वो टाइम पास करेगा। और जबकि अगर पीस रेट सिस्टम है तो उसका नुकसान क्या है? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं वर्कर जल्दीबाजी में सामान बनाएगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़। तो इसी से लड़ने के लिए हम क्या करेंगे? लोअर रेट और अपर रेट मेंटेन कर देंगे। जो अपना टारगेट कंप्लीट किया 15 या उससे ज़्यादा बनाया उसको हायर रेट पे पेमेंट होगा, जो उससे कम बनाया उसको लोअर रेट पे पेमेंट होगा। एक सुपरवाइज़र को रखना पड़ेगा जो अप्रूव करने का काम करेगा कि ये क्वालिटी अच्छा है तो ही अगला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिया है। टोटल 60 टेक्निक हो गया। अब एक लास्ट है, हेडिंग डाल दो मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन। एग्ज़ाम में टेक्निक वगैरह बहुत रेयर आता है, पुराना पेपर देखोगे तो मिलेगा भी नहीं, इसीलिए इसको मैं सबसे लास्ट में ही करा रहा हूँ। थोड़ा बोरिंग वाला ही टॉपिक है। मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन हम लोग पढ़े ही थे। वर्कर ये सोचता है कि वो ओवरबर्डन है और अंडर पेड है। बॉस ये सोचता है कि मेरा जो वर्कर है वो निकम्मा है। तो उन दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है? गैप हो जा रहा है उनके थॉट्स के बीच में। तो इन दोनों को इक्वल एक साथ लाना बहुत ज़रूरी है, उसी को बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। लिखो इसके अंदर, देयर इज़ अ गैप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। देयर इज़ अ गैप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या हो जाता है? गैप। मैनेजमेंट का मतलब बॉस। अगला पॉइंट लिखो, मैनेजमेंट थिंक्स वर्कर हैव केयरलेस एटीट्यूड। ऐसे 3 पॉइंट करके लिख लो। केयरलेस एटीट्यूड, डोंट वांट टू वर्क, ऑलवेज कंप्लेन। ये बॉस हमेशा ये सोचता है कि जो वर्कर है वो बहुत केयरलेस है, ध्यान नहीं देता है चीज़ों का, काम करना नहीं चाहता और हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है। जबकि दूसरे तरफ वर्कर क्या सोचता है? वर्कर थिंक्स कि मैनेजमेंट उनको ओवरबर्डन कर दिया है, अंडर पेड कर दिया है और उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है।
मतलब काम ज़्यादा निकलवा ले रहा है, पैसा कम दे रहा है। तो दोनों के बीच में गैप है। मैनेजमेंट थिंक्स वर्कर हैव अ केयरलेस एटीट्यूड, डोंट वांट टू वर्क, और लिखा है ऑलवेज कंप्लेन। दूसरे तरफ वर्कर थिंक्स मैनेजमेंट ओवरबर्डन वर्कर्स विथ वर्क, पे देम लेस, एक्सप्लॉइट देम, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय मस्ट चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों को अपना एटीट्यूड में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, बस इतना ही लिख लो। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, इसको हम लोग पढ़े ही थे, स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, इसको मैं दोबारा एक बार लिखवा दे रहा हूँ। हम लोग डायग्राम बना के किए ही थे कि मैनेजमेंट अलग सोचता है, बॉस अलग सोचता है और वर्कर अलग सोचता है, दोनों के बीच में गैप आ गया है, तो उनको एक साथ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका एटीट्यूड को चेंज करने को ही बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे FW टेलर का टेक्निक ख़त्म होता है, प्रिंसिपल भी ख़त्म होता है। हो गया लिखना, जल्दी जल्दी। बॉस अलग सोच रहा है, वर्कर अलग सोच रहे हैं, तो दोनों के बीच में गैप आ गया। उनका एटीट्यूड को एक साथ लाना, उनको बताना कि नहीं दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरत है। बॉस और एम्प्लॉय दोनों एक तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर बॉस है तो एम्प्लॉय काम का है, एम्प्लॉय है तो बॉस काम का है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्निक सब ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन करके लिखो, व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पूरा प्रिंसिपल पढ़ने के बाद लास्ट में मैं लिखवा रहा हूँ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। अब पूरा प्रिंसिपल पढ़ चुके हो तो आइडिया हो ही गया होगा। व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल। आंसर लिखो, दे आर स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। बोल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रूथ है, ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है, लोग के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उनको एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करना है। 50 बॉस है तो यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई करना है। अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अप्लाई करना है। तो ये फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब ये हकीकत है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा प्रॉब्लम आता ही है। विच प्रोवाइड गाइडलाइन, ये हमें गाइडलाइन देता है, जो प्रिंसिपल है वो हमें गाइडलाइन देता है। जैसे मान लो बॉस बोल रहा है कि सारा डिसीजन मैं लूँगा, तो इस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रिंसिपल बोलता है कि काम को बांटना ज़रूरी है, तो वो एक गाइडलाइन देता है जिससे बॉस और अच्छा बॉस बन सकता है। गाइडलाइन फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, तो डिसीजन मेकिंग भी कर पाते हैं और उसको एक्शन में भी उतार पाते हैं। इसको बॉक्स में डाल दो ट्रुथ को, मतलब ये हकीकत है ऑर्गेनाइजेशन का। प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन, और तीसरा डिसीजन में हेल्प करता है। जो हम लोग फ्योल के 14 प्रिंसिपल, टेलर के 4 प्रिंसिपल, टोटल जो 18 प्रिंसिपल पढ़े, तो वो यही तो बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिसीजन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, यह हकीकत है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। अगला हेडिंग डालो, नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या क्या नेचर है या क्या क्या फीचर्स है।
अच्छा ये बताओ, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, क्या बोलता था यूनिटी ऑफ कमांड? एक बॉस काफ़ी, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक बॉस से काम चल जाएगा। अब बताओ ये बस इंडिया में अप्लाई होगा या इंडिया के बाहर भी अप्लाई होगा? ये जो प्रिंसिपल फ्योल बनाया है, हेनरी फ्योल बनाया है या FW टेलर बनाए हैं, वो प्रिंसिपल बस इंडिया में अप्लाई होंगे या इंडिया के बाहर अप्लाई होंगे? मतलब सब जगह अप्लाई होंगे या बस इंडिया में अप्लाई होंगे? बोलो बोलो, दिमाग लगाओ। ये यूनिटी ऑफ कमांड एक जगह इंडिया में अप्लाई होंगे या सब जगह? सब जगह। ऐसा कहीं लिखा थोड़ा ना था कि बस इंडिया के लिए ये एप्लीकेबल है। तो याद रखना है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो सब जगह अप्लाई होगा, और अगर सब जगह अप्लाई हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े थे। तो पहला हेडिंग डालो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन ये केस स्टडी के लिए काम का है। फीचर्स में कभी कभार केस स्टडी दे देगा और बोलेगा क्या क्या फीचर हाईलाइट हो रहा है बताओ। तो अगर केस स्टडी में ऐसा लिखा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल लेवल्स में अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। इसको लिखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर परवेजिव इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर परवेजिव इन नेचर। ऐसा एरो करके लिख लो, अप्लाइज इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स। अप्लाइज इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड एट ऑल लेवल्स। Management principles are pervasive in nature, which are applied at in all organization and at all levels. अच्छा, डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता था ये प्रिंसिपल? डिवीजन ऑफ वर्क, जो होल वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में बांटेंगे, और जो टास्क है वो कैसे असाइन करेंगे? स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब के हिसाब से। तो ऐसा लिख लो एग्जाम्पल करके, डिवीजन ऑफ वर्क। ये हर जगह अप्लाई होगा। गवर्नमेंट ऑफिस में भी अगर किसी को नौकरी देना है तो पहले चेक किया जाएगा उसके पास वो डिग्री है कि नहीं। कोई प्राइवेट कंपनी में भी अगर नौकरी देना है तो पहले चेक किया जाएगा वो बंदे के पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं। जैसे मान लो टीचर का है तो B.Ed का डिग्री है या नहीं, या मान लो कोई और कुछ भी नौकरी वगैरह है तो उसका क्वालिफिकेशन, रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन है या नहीं। स्कूल्स हो गया, क्लब्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये सब जगह क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क अप्लाई हो रहा है। और बस इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जाओगे तो सेम अप्लाई हो रही होगा। ऐसे ही किसी को भी नौकरी में नहीं लगा दे रहे होंगे। कुछ एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि घूस लेकर किसी को भी नौकरी में लगा दिए। नॉर्मली तो डिवीज़न ऑफ वर्क अपनाना ही पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट कंपनी हो, स्कूल्स हो, क्लब्स हो, एक्सेट्रा। इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो। सेकेंड लिखो, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस जनरल गाइडलाइंस। अब इसका मतलब समझो, जनरल गाइडलाइंस क्या है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक मेल वाला बॉस है। मेल बॉस है, वो क्या करता है, बस फीमेल को प्रायोरिटी देता है। कुछ भी काम हो गया तो फीमेल को आगे रखेगा, कुछ भी बोनस वोनस बढ़ाना है तो फीमेल को प्रायोरिटी देगा। मेल वालों को पूछता भी नहीं है, इन लोग ऐसे ही साइड में ही रह जाते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। बताओ यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए? ये प्रॉब्लम आया है कि वो बस फीमेल को ध्यान दे रहा है, मेल को नहीं दे रहा है, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई? इनिशिएटिव, इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करना चाहिए। अब देखो, बोलने की बात है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई कर दो, इसके भी ऊपर अगर कोई बॉस होगा वो बोलेगा कि अब तेरे को प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना है। बताओ क्या ये 100% गारंटी है प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद भी ये लड़कियों पे ध्यान ना दे? क्या ये 100% गारंटी? नहीं। क्या बताओ, ऊपर वाले बॉस को बोल रहे हैं हाँ सर मैं इक्विटी अप्लाई कर दी हूँ, अब मैं सबको ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी इन्हीं को प्रायोरिटी दे रहा है। ऐसे भी हो सकता है। तो याद रखना है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना, ये बस बता देता है कि ये सिचुएशन है, इसमें ये प्रिंसिपल अप्लाई करो। इसका ये सॉल्यूशन नहीं देता है। कोई गारंटी नहीं है कि अभी भी वो पूरे बॉयज़ को भी ध्यान देगा और लड़कों को भी ध्यान देगा और लड़कियों को भी ध्यान देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखना है, जनरल गाइडलाइन का क्या मतलब, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, हमें जो भी प्रॉब्लम आता है उसके लिए वो प्रिंसिपल बता देता है, लेकिन वो प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन सुधरेगा या नहीं सुधरेगा कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, डिवीज़न ऑफ वर्क बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में पूरे वर्क को छोटे छोटे टास्क में बांटो और एम्प्लॉय का जो क्वालिफिकेशन होगा उसके हिसाब से उसको नौकरी दो।
लेकिन मान लो कोई बंदा आ रहा है, उसके पास तो डिग्री नहीं है, लेकिन अच्छा खासा रोकड़ा लेके आया है, 5 करोड़ रुपए लेके आया है, और जो बॉस है या जो भी अपॉइंट करने वाले हैं वो पैसा ले लिए। अब बताओ, पैसा ले लिए, क्या उसका क्वालिफिकेशन मांगेंगे उससे? बोलो बोलो। पैसा पूरा 5 करोड़ रुपए ले लिए, क्या उससे क्वालिफिकेशन मांगेंगे? नहीं। पैसा लिए हैं तो क्वालिफिकेशन क्यों मांगेंगे? अगर उसके पास क्वालिफिकेशन रहता तो पैसा का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जबकि वो प्रिंसिपल क्या बोला था, पैसा लेके काम दो या क्वालिफिकेशन देख कर काम दो? क्वालिफिकेशन। तो ज़रूरी नहीं है प्रिंसिपल हम अप्लाई कर दिए तो ये क्या बोलते हैं, ग्राउंड पे, उसको क्या बोलते हैं यार, ग्राउंड ज़ीरो। ग्राउंड ज़ीरो मतलब रियलिटी। ग्राउंड ज़ीरो पे वो अप्लाई हो रहा है नहीं अप्लाई हो रहा है कोई गारंटी नहीं है। बोलने की बात है, बॉस बोल देगा या जो भी मैनेजमेंट है वो बोल देगा हाँ हम डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो कर रहे हैं, क्या पता अंदर ही अंदर सबको घूस देकर लाए हो, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या चलेगा, जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन का मतलब वो बस हमें प्रॉब्लम का क्या प्रिंसिपल अप्लाई करना है वो बताता है, सॉल्यूशन ड्रिवन नहीं है वो। लिखो इसके अंदर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिव्स गाइडलाइन फॉर एक्शन। या हमें ये बताता है प्रॉब्लम है तो ये वाला अप्लाई करो, बट डू नॉट गिव रेडीमेड सॉल्यूशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिव गाइडलाइंस फॉर एक्शन बट डू नॉट गिव रेडीमेड सॉल्यूशन। तो यह हमें बस गाइडलाइन दे देता है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता। एक एग्जाम्पल लिखो इसका, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। बताओ ये प्रिंसिपल क्या बोलता था, बार बार नौकरी से निकालना है या नहीं निकालना है? नहीं निकालना है। उनको एक टेम्पररी एम्प्लॉय बना के मत रखो, उनको एक परमानेंट एम्प्लॉय बना के रखो, तो वो अपना तन मन धन लगा के काम करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, ये क्या बोलता था कि एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिलना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल ये बोलता था कि एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिलना है, लेकिन ये नहीं बताया कि जॉब सिक्योरिटी कितने मंथ्स या कितने ईयर्स का मिलना है। तो यहाँ फ्लॉ है इसका। हेनरी फ्योल क्या बोला कि एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दो, मतलब उसका जॉब जो है टेम्पररी मत रखो, परमानेंट रखो, लेकिन ये नहीं बताया कितने मंथ्स के लिए परमानेंट रखो या कितने ईयर्स के लिए परमानेंट रखो। तो ये हो गया ना फ्लॉ इसका। तो ये बस गाइडलाइंस देता है एक्शन के लिए, बट रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करता था, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स और ईयर्स ये कहीं डिफाइन नहीं है, क्वेश्चन मार्क लिख लो। तो ये एक नुकसान है प्रिंसिपल का, गाइडलाइंस दे देता है एक्शन के लिए, लेकिन रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। जो 14 प्रिंसिपल है वो कौन दिया है? हेनरी फ्योल। और जो 4 प्रिंसिपल्स है वो कौन दिया है? टेलर। अब सोच के बताओ, ये जो प्रिंसिपल है ये एक दिन में बन गया होगा या बहुत समय लगा होगा बनने में? एक दिन ऐसे ही सुबह उठे, बोले 6 से 7 फ्री हैं, एक काम करते हैं प्रिंसिपल बनाते हैं, ऐसा हुआ होगा? नहीं, वो लोग पूरा देखे होंगे, मार्केट में चेक किए होंगे कितना ऑर्गेनाइजेशन है, कितने फैक्ट्री है, गए होंगे अंदर, बातचीत करे होंगे, वर्कर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बॉस तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो दोनों को बैठा के बात किए होंगे, अलग अलग बात किए होंगे। तो ऐसे नहीं कि एक दिन में अचानक 1 घंटे फ्री थे तो सोचे चलो प्रिंसिपल बना देते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत एक्सपीरियंस लगा है। तो थर्ड लिखो, फॉर्म्ड बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ऐसे अचानक से नहीं बन गया प्रिंसिपल, formed by practice and experience। formed by practice and experience। इसके अंदर लिखो, management principles are developed only after deep research work। management principles are developed ओनली आफ्टर डीप रिसर्च वर्क। बहुत डीप रिसर्च वर्क वगैरह हुआ है इसमें। एग्जाम्पल लिखो, डिवीजन ऑफ वर्क। एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क। जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल था कि होल वर्क को स्मॉल टास्क या जॉब में असाइन करना है, जो जॉब दे रहे हैं वो क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस पे होना है, अगेन एंड अगेन एक काम बंदा करता रहेगा तो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क था, एरो करके लिखो, वॉज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, मतलब एक रात में ये नहीं बन गया, बट वॉज डेवलप्ड व्हेन इट वॉज ऑब्जर्व्ड। डिवीजन ऑफ वर्क वॉज नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट,
एक रात में वो नहीं बन गया, बट डेवलप व्हेन इट वाज ऑब्जर्व, इसको जब ऑब्जर्व किया गया रियल लाइफ में, ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि हाँ ये प्रिंसिपल लाना चाहिए, बट डेवलप व्हेन इट वाज ऑब्जर्व इन रियल लाइफ। तीन पढ़ लिए। सबसे पहला था यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर जगह अप्लाई होगा। दूसरा जनरल गाइडलाइन। तीसरा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अगला लिखो फोर्थ, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब ये प्रिंसिपल, जो भी जितना भी हम लोग प्रिंसिपल पढ़े वो 14 और ये 4, 18 प्रिंसिपल, ये सारे फ्लेक्सिबल है, मतलब मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नीड लग रहा है कि एक बॉस से काम नहीं चल रहा है, पहले तो एक बॉस को लाओ। एक बॉस से लग रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बहुत बातचीत हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट एक और बॉस को लेके आएगा। तो बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। तो लिखो फ्लेक्सिबल के अंदर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड differently under different situation. Management principles can be applied differently under different situation. मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है अलग अलग सिचुएशन में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन। फिर लिखो दे आर नॉट रिजिड। दे आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट रिजिड। रिजिड मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल का अपोजिट है, फ्लेक्सिबल मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं, रिजिड का मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। बताओ मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बोलता था कुछ पावर टॉप लेवल के पास होना है, डिसेंट्रलाइजेशन बोलता था कुछ पावर मिडिल और लोअर लेवल के पास होना है। लेकिन मान लो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बॉस पढ़ा लिखा है, बाकी सारे लोग अनपढ़ जाहिल गवार है, बताओ क्या डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है वहाँ? नहीं। जब वहाँ नीचे के लोग, मिडिल लेवल लोअर लेवल वाले लोग अनपढ़ जाहिल गवार है, उनको आइडिया ही नहीं है क्या काम होता है, कैसे काम होता है, तो सारा डिसीजन तो बॉस को ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। फिर आगे लिखो कॉमा करके, मैनेजर कैन मॉडिफाई प्रिंसिपल्स एज पर their needs. मैनेजर कैन मॉडिफाई प्रिंसिपल्स एज पर देयर नीड्स। मैनेजर जो है वो प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकता है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। उसको लग रहा है एक बॉस से काम नहीं चल रहा है, बातचीत ज़्यादा हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो 2 लगा लो बॉस, 3 लगा लो बॉस। ऐसा थोड़ा ना है 2 बॉस लगा देंगे तो सजा हो जाएगा 5 साल का। फ्लेक्सिबल। अगला लिखो मैनली बिहेवियर। मैनली बिहेवियर का मतलब है जो प्रिंसिपल है वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है एम्प्लॉय से। जैसे मान लो इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या बोलता था? याद करो, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या बोलता था? कि वर्कर जब आए तो उसको झापड़ मार के भगा दो, हाँ, उनको बुलाओ, उनको वेलकम करो, उनका सजेशन पूछो कि आपका क्या सजेशन है, कुछ भी डिसीजन मेकिंग है तो उनको इन्वॉल्व करो। वो बोलता था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। लेकिन मान लो वर्कर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, उनको एकदम शर्म आ जाता है किसी के सामने अपना बात रखने को, तो बताओ क्या वो रख पाएंगे अपना बात? नहीं। तो वही पॉइंट है कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल तो है, लेकिन वो अल्टीमेटली एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, वो इन्फ्लुएंस होता है एम्प्लॉय से। तो लिखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई एम्प्लॉयज़। तो बोलने के लिए तो फ्योल बोल के चला गया कि वर्कर से पूछो, लेकिन वर्कर को बहुत डर लगता है, बहुत शाई फील करते हैं, इंट्रोवर्ट है, तो फिर क्या ही वो बता पाएंगे? आएंगे हंस के चले जाएंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एम्प्लॉयज़।
एग्जाम्पल लिखो, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बोलता था कि रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए और जो उसका पालन ना करे उसको जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी लगा दो, और बॉस अगर कुछ प्रॉमिस किया है तो वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो ये प्रिंसिपल के लिए क्या लगेगा, वर्कर का कमिटमेंट लगेगा। वर्कर अगर कमिटेड ही नहीं, उन लोग बोल रहे हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या ही हम फॉलो करें, ज़रूरत नहीं है फॉलो करने का, फिर क्या मतलब है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या लगता है, वर्कर्स का कमिटमेंट लगता है। जब तक वो उसके लिए कमिटेड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तब तक वो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाएगा। फिर अगला लिखो, प्रिंसिपल ऑफ ई स्पिरिट डिकॉर। ई स्पिरिट डिकॉर क्या बोलता था कि टीम वर्क होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो यहाँ लिखो, मोल्ड एम्प्लॉय टूवर्ड्स यूनिटी। मोल्ड का मतलब होता है एक साँचा, जैसे केक का जो बैटर होता है उसको एक मोल्ड में डालते हैं, वैसे ही एम्प्लॉय को भी एक मोल्ड में डालना ज़रूरी है। अगर एक एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं मैं तो मिलके काम ही नहीं करूँगा, दूसरा बोल रहा है मैं भी मिलके काम नहीं करूँगा, तो कैसे होगा। तो उनको एक मोल्ड में, एक साँचे में डालना ज़रूरी है कि वो सब मिलके यूनिटी कर पाए, एकता में अनेकता वाला काम। प्रिंसिपल ऑफ ई स्पिरिट डिकॉर, मोल्ड करना है एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स यूनिटी। ये हो गया मैनली बिहेवियर। अगला लिखो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी वही है जो हम लोग उधर पढ़े थे ना, क्या हेडिंग था, जनरल गाइडलाइन। तो जनरल गाइडलाइन जैसे ही है, ये बस हमें बता देता है ये सिचुएशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई करो, लेकिन उसका सही रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये बोल रहा है क्या कॉज है और उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो वाला पॉइंट है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन सिचुएशन, principles are applied in situation and what might be the effect। principles are applied in a situation मतलब क्या प्रॉब्लम आया तो हम क्या प्रिंसिपल अप्लाई करें और क्या उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन ये 100% एक्यूरेटली नहीं बता पाता कि ये फॉलो होगा नहीं होगा, क्या पता ग्राउंड रियलिटी में फॉलो ही ना हो रहा हो। प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड इन सिचुएशन एंड व्हाट माइट बी द इफेक्ट, तो ये हमें बताता है। अगला लिखो, ऑल्दो द रिजल्ट कैनॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। वही बात है कि हम प्रिंसिपल तो अप्लाई कर देंगे कॉज को देखते हुए, लेकिन वो एक्यूरेटली फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एलिमेंट आर इन्वॉल्व, और जहाँ इंसानी फितरत है वो तो कभी भी बदल जाएगा। सब कुछ गिरा हुआ उठा सकते हैं, लेकिन इंसान का जो नीयत है वो अगर गिर गया तो नहीं उठा पाएंगे। तो बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, ऑल्दो द रिजल्ट्स कैनॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्या होता है, इंसानी फितरत शामिल होता है और वो कभी भी पलट सकता है, चेंज हो सकता है। आज बॉस और एम्प्लॉय अच्छे से बात कर रहे हैं, कल उनके बीच में मनमुटाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग प्रिडिक्ट एक्यूरेटली नहीं कर सकते, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एलिमेंट आर इन्वॉल्व। और एक लास्ट लिख लो, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट, इसका मीनिंग एरो करके लिखो, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर। डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर, its application depends on organization situation. Its application depends on organization situation. Its application depends on organization situation. Organizations है, S लगाना है वहाँ पे, organization situation। एग्जाम्पल लिखो, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मात्र 2 लोग हैं, तो वहाँ ई स्पिरिट डिकॉर करके कोई मतलब नहीं, 2 ही तो लोग हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ हमें ई स्पिरिट डिकॉर करना पड़ेगा, टीम स्पिरिट, टीम वर्क करना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट का मतलब होता है हमें बाकी फैक्टर भी देख के प्रिंसिपल अप्लाई करना है। जहाँ पे गिन के मात्र 2 लोग हैं उनमें क्या ही टीम वर्क हो जाएगा।
लेकिन जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ गलती हो सकता है, सब अपना 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 काम कर रहे हैं, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे टीम वर्क अप्लाई होगा। इट्स एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन ए है और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है। ऑर्गेनाइजेशन ए में मात्र 2 लोग हैं, तो उसमें स्पिरिट डिकॉर करके कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पे तो आई की जगह आई लगाए तो ही बेटर है, यहाँ पे आई की जगह वी लगाना चाहिए। अब लास्ट कुछ बचा है उसको निपटा लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं भेजा था ये कंप्लीट है ना सबका? यूनिटी ऑफ कमांड, ये एक बार पढ़ लेना, ये बस अपने खुद से ही रीड करने का है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कई लोग को बहुत सेम लगता है, तो उसमें क्या चेंज है, क्या अलग अलग मैटर है, वही है उसमें। बाकी तो ये हो गया था, ये कोई काम का नहीं है। और पर्सपेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, एप्लीकेबिलिटी नहीं, ठीक है, ये वाला लिखो। डिफरेंस बिटवीन फ्योल एंड टेलर अप्रोच टू मैनेजमेंट। डिफरेंस बिटवीन फ्योल्स एंड टेलर्स अप्रोच टू मैनेजमेंट, मतलब दोनों के ख्यालों में क्या क्या डिफरेंस था। डिफरेंसेस बिटवीन फ्योल्स एंड टेलर्स अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये पिछला ही बार प्री बोर्ड में आया था केवी के कि डिफरेंस बताओ फ्योल और टेलर अप्रोच टू मैनेजमेंट। ज़्यादातर तो प्रिंसिपल से ही पूछता है, लेकिन कभी कभार ऐसे उठपटांग हरकत कर देता है। 3 कॉलम बनेगा, एक कॉलम बेसिस, दूसरा कॉलम हेनरी फ्योल, तीसरा कॉलम FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। बेसिस, हेनरी फ्योल और FW टेलर। सबसे पहला लिखो मीनिंग। सबसे पहला मीनिंग, हेनरी फ्योल इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इसके जगह फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो। हेनरी फ्योल इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। कितना प्रिंसिपल दिया है ये? 14 प्रिंसिपल। Who laid down 14 principles of management, who laid down 14 principles of management for improving overall administration, for improving overall administration. Henry Fayol is a father of modern management या father of general management या father of general administration, who laid down 14 principles of management for improving overall administration. अगला FW टेलर। FW टेलर इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये कितना प्रिंसिपल दिया है? 4 प्रिंसिपल। हु इंट्रोड्यूस 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। कुछ नया नहीं था इसमें, ये हम लोग को पहले से पता था। फादर ऑफ क्या थे, कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, बस उसी को एक साथ जोड़ के लिख दिए हैं। FW टेलर इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
who laid down या who introduced 4 principles of management for increasing overall productivity. अगला सेकेंड कंसेप्ट, तो ये क्या दिया है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि वहाँ पे वो साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया है. ये जनरल प्रिंसिपल दिया है. जनरल प्रिंसिपल का मतलब होता है जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रहा है. साइंटिफिक का मतलब होता है जो बहुत साइंटिफिक स्टडी, प्रूवन मेथड, ये सबको देखकर अप्लाई किया जाता है. तीसरा एम्फेसिस, मतलब इनका फोकस किस पे होता है. ये काम का स्टार पॉइंट है, एमसीक्यू में भी पूछा है कई बार कि हेनरी फ्योल का फोकस किस पे था और एफडब्ल्यू टेलर का फोकस किस पे था. हेनरी फ्योल जितना भी प्रिंसिपल बनाया, जनरल फोकस उस पर टॉप लेवल पे था. जैसे मैं अगर बताऊँ डिवीज़न ऑफ वर्क, तो जो भी बंदे आए उनको क्वालिफिकेशन देखकर काम दो. कौन देखेगा? टॉप लेवल वाले. फिर उसके बाद अगला, जो भी वर्क है, जो भी टास्क है या जो भी वर्क है उसको छोटे छोटे टास्क में बांटो. कौन बांटेगा? टॉप लेवल वाले. तो और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, पहला सेंट्रलाइजेशन लिखा है, मतलब टॉप लेवल के पास पावर होना चाहिए. इनिशिएटिव में भी क्या था, वर्कर को मौका दो कि आके वो बॉस को बता पाए. तो ये कौन स्टार्ट करेगा? बॉस तो स्टार्ट करेगा कि वर्कर को बोलेगा बिना डरे आओ मेरे को बात बताओ. तो फ्योल जितना भी प्रिंसिपल दिया, जनरल उसका फोकस किस पे था? टॉप लेवल पे. और एफडब्ल्यू टेलर जितना भी प्रिंसिपल दिया उसका लो लेवल मैनेजमेंट पे था. लो लेवल के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, मिडिल लेवल वाले भी आ रहे हैं और लोअर लेवल वाले भी आ रहे हैं. फिर फोर्थ, एप्लीकेबिलिटी. जो फ्योल प्रिंसिपल दिया वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जबकि जो एफडब्ल्यू टेलर दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन ओनली, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होगा. जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के अंदर अप्लाई होगा. फिफ्थ, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. हेनरी फ्योल पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है जितने भी प्रिंसिपल्स है, और ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से बनाया है. हेनरी फ्योल पर्सनल एक्सपीरियंस से क्यों बनाया? क्योंकि वो माइनिंग का इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो उसको पता था फैक्ट्री के अंदर क्या काम हो रहा है. उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था, होगा, काम करता था, तो उसको ग्राउंड रियलिटी पता था. एफडब्ल्यू टेलर ऑब्जर्वेशन, मैकेनिकल इंजीनियर था वो, तो वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया. बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है 14 प्रिंसिपल, और एक ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट से बनाया है. अब अगला लिखो, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, 3 बॉक्स करके. पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी फ्योल और टेलर, मतलब इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि दोनों फ्योल और टेलर में क्या सिमिलैरिटी था. तो एक प्रिंसिपल था सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ से सजेशन लेना है. फ्योल कौन सा प्रिंसिपल दिया था? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. और टेलर क्या दिया था? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इसके अंदर एक पॉइंट याद होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम. उसमें मैं बताया था कि बॉस और वर्कर दोनों एक दूसरे को अपना बात रख पाए, तो वही तो इनिशिएटिव जैसा. तो फ्योल अपना प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में बताया था कि वर्कर से सजेशन लो, और टेलर अपने कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बताया ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम के अंडर कि सजेशन लो एम्प्लॉइज़ से. तो ये एक सिमिलैरिटी है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव और वहाँ पे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. एक और लिख लो, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी. ये हो गया ना लिखना सबका, पहले वाला. पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी में एक तरफ फ्योल लिखना है, एक तरफ टेलर लिखना है. हेडिंग आएगा सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज़. एम्प्लॉइज़ से सजेशन किस में लेने बोले थे? फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में बोला गया था कि एम्प्लॉइज़ से सजेशन लो, और टेलर का कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, उसके अंदर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम था कि एम्प्लॉय बिना डरे अपना बात बॉस को बता पाए.
अगला लिखो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक और टेक्निक। ये दोनों किसके हैं? टेलर के ही हैं। टेलर का एक प्रिंसिपल था और एक टेक्निक था, तो हम लोग उसमें पढ़ रहे हैं कि सिमिलैरिटी किस में था। वन बेस्ट मेथड, तो अगर प्रिंसिपल में देखें तो एक प्रिंसिपल था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये बोलता था तुक्केबाजी में या हिट एंड ट्रायल मेथड में डिसीजन मत लो, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक प्रूवन तरीका होना चाहिए। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। और मेथड स्टडी में भी तो यही था, एक काम को करने का एक ही बेस्ट मेथड होगा। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब में भी यही था, हर काम को करने का एक ही बेस्ट तरीका होगा। वो कौन सा होगा? जिसमें साइंटिफिक इंक्वायरी प्लस पास्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का दी एंड होता है। 7 दिन में चैप्टर डन किए हैं। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके लिए अलग कॉपी लाना है। इकोनॉमिक्स का 2 कॉपी बनेगा, एक अपना मैक्रो के लिए और एक आईईडी के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कल से हम लोग आईडी स्टार्ट करेंगे। वो 10 दिन का चैप्टर है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है। और उसके बाद अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया कॉपी लाना है। बाकी कल भी, आज एब्सेंट कौन है? बहुत सारे लोग। कल आएंगे, कल भूमि, निखिल, अभिषेक, संदीप सब आएंगे।